नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है और मतदान 54.44 के तहत मतदान परसेंटेज हुआ है। कल दैनिक भास्कर के एडिशन में छपा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दैनिक भास्कर के एडिशन में छपा बिहार महाभारत 2020 वैशाली लोकतंत्र की जन्मभूमि ने भी रखा मान। मैं आपको ये पत्र दिखाना चाहूंगा कि इसमें महिलाएं किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और वैशाली ने भी रखा मान। इसका मतलब ये हुआ कि वैशाली की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर लिया है कल हिस्सा मतदान में। और आप देख सकते हैं मतदान जो है कल 54.44 के तहत मतदान परसेंटेज कल हुआ है। पूरा जितना मैं कहूं कि पूरा आंकड़े के तहत में शाम के 6 बजे तक का जो आंकड़ा है 54.44 के तहत वोटिंग परसेंटेज हुई है और वैशाली में 54.52 के तहत मतदान किया गया है। वैशाली, मैं आपको कहूं कि वैशाली में जिस तरह से राघोपुर की सीट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, राघोपुर से तेजस्वी यादव खड़े हैं और उनको कड़ी टक्कर देने के लिए भाजपा से सतीश कुमार और लोजपा से भी कैंडिडेट है। कल मैं आपको कल के कुछ सीन दिखाना चाहूंगा पेपर में, बिहार के दैनिक भास्कर पेपर में जो छपा एडिशन में। राघोपुर में यादव बहुल एक बूथ पर 11:30 बजे तक 50% वोटिंग हुई है। राघोपुर में यादव बहुल है, जो यादव बहुल के लिए जिसे हम लोगों ने जो बात किया था आपसे, आपको याद होगा यदुवंशियों ने जो कल वोटिंग परसेंटेज यदुवंशियों का जो राघोपुर में हुआ है वो 11:30 बजे तक 50% था। मतलब कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदुवंशियों ने बढ़ चढ़कर कल तेजस्वी यादव को वोट किया है। प्याज की सेंचुरी, आलू की हाफ सेंचुरी तेजस्वी। माने ये देखिए, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और शत्रुघ्न सिन्हा अपने लाल के साथ खड़े हैं। माने सभी ये कह रहे हैं कि बिहार इस बार बदलाव के बयार पर चल रहा है और इस बार बिहार में बदलाव होगा। तो मतलब कि ये जो शत्रुघ्न सिन्हा लव कुश के साथ खड़े हैं और उनके बेटे ने भी चुनाव लड़ा है। बांकीपुर विधानसभा से उनको कांग्रेस से टिकट मिला था और वो वहां से अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी उनको सपोर्ट करने पहुंचे। और पूरे विधानसभा में, बांकीपुर विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शत्रुघ्न सिन्हा ने कल अपने बेटे के लिए मतदान भी किया। यहीं राबड़ी देवी की बात करें तो जैसे लालू यादव अभी जेल में है, तो राबड़ी देवी ने भी कल अपना मत का प्रयोग किया। तेजस्वी यादव ने भी अपने मत का प्रयोग किया। तो उन्होंने भी कहा कि अब प्याज सेंचुरी लगा चुका है और आलू हाफ सेंचुरी पर है। मतलब महंगाई को बताते हुए उन्होंने कहा महंगाई जो पूरी तरह से देश में चरम सीमा पर है। उसी को कल राबड़ी देवी ने उस पर अपने जो बयान दिया है। लालटेन युग बीते दिनों की बात हो गई, ये स्टेटमेंट है नीतीश कुमार का। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नीतीश कुमार ने भी कल ये कहा है लालटेन युग जो है अब वो बीते दिनों की बात हो गई है। मतलब लालटेन अब युग नहीं आएगा, जो युग है अब यहां पर सामने आने वाले समय में लाइटों का युग है, बल्ब का युग है, एलईडी का युग है। मतलब लोग उस पर बात करें, लालटेन की बात ना करें, लालटेन राज की बात ना करें। मतलब आज से 15 साल पुराने जंगल राज की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। आपको याद होगा कल मैंने जिस तरह से कोरोना टीका को लेकर के आपसे कहा था कि बिहार प्रदेश में कोरोना टीका क्यों, इसी तरह मैंने जिस तरह से बात किया था मैंने आपसे कि कोरोना टीका बिहार प्रदेश में क्यों फ्री दिया जा रहा है, काहे चुनावी मुद्दे हैं इसलिए। आज दैनिक भास्कर ने भी उसी खबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से क्वेश्चन पूछा और उनसे कुछ बातें की है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये बात। क्या भास्कर ने लिखा है साफ शब्दों में, सिर्फ चुनावी राज्यों को कोरोना फ्री वैक्सीन मिलेगा। जो मैंने आपसे पूछा था, जो मैंने क्वेश्चन किया था, आखिर क्यों भाजपा चुनावी मुद्दे पर कोरोना वैक्सीन क्यों फ्री देगी, मैंने आपसे ये चीज पूछा था। इसका मकसद सिर्फ ये था कि बिहार ही नहीं पूरा देश कोरोना महामारी के दंश से झेल रहा है। कोरोना महामारी से पूरा देश बर्बाद हो चुका है। कोरोना महामारी से पूरी तरह बेरोजगार हो चुके हैं युवक, रोजगार खत्म हो चुका है। जो प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना महामारी के दौरान किसी की नौकरी ना जाए, किसी को नौकरी से ना निकाला जाए। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि प्रधानमंत्री के बातों को धत्ता बताते हुए भी लोगों की नौकरियां गई है, लोगों को नौकरी से निकाला गया है। कई चैनल बंद हो गए, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, कईयों को रोजगार चले गए, प्रवासी मजदूर पलायन कर चुके हैं। कई तो बाहर बिहार से
पलायन कर चुके हैं, कई चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, मतलब हर जगह से पलायन कर चुके हैं। तो मैं आपको वही स्टेटमेंट दिखाऊंगा जो दैनिक भास्कर ने छापा है। देखिए, इसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि बिहार चुनावी मुद्दे पर है। ये जिसको कहना था पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बातें कह दी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये कोरोना वैक्सीन आएगा तो उस पर भी बात करेगी हमारी टीम ने तय। जैसे उनका हेडलाइन उन्होंने दिया है, केंद्र तय करेगा वैक्सीन कैसे मिलेगी। अभी बिहार की बात थी तो हमारी टीम ने तय कर दिया। मैं नड्डा साहब से यही पूछना चाहूंगा, क्या चुनावी मुद्दे आप चुन करके लाते हैं कि हमें इन मुद्दों पर ही बोलना है जिससे हमें वोट मिलेगा? क्या आपको नहीं लगता कि यह शर्मनाक बयान है? मैं पूछता हूं, ठीक है, भाजपा काम कर रही है, भाजपा को काम करना चाहिए, लेकिन भाजपा को क्या ऐसे वादे करने चाहिए जिससे जनता ठगी हुई महसूस करे? क्या आपको लगता है इन वादों की दरकार है? क्या अब लोग आज भी वादों के पीछे भागते हैं? क्या मैनिफेस्टो में ऐसे वादे डालने चाहिए? मैं पूछता हूं नड्डा साहब से कि आपने 5 साल के रोजगार के डेटा को क्यों नहीं उस पर डाला? 10 लाख रोजगार अगर तेजस्वी यादव देंगे तो आप उस पर क्वेश्चन करते कि वो कहां से देंगे। अरे वो तो देने की बात तो कर रहे हैं, आप तो देने की बात भी नहीं कर रहे हैं। आपको बताना चाहिए नड्डा साहब कि आपकी सरकार केंद्र में है, आपने कितनों को रोजगार दिया? आपकी सरकार, आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या उन्होंने दिया? मेरे पास एक रिपोर्ट के तहत मैं कहता हूं कि जो 10 साल में भाजपा की सरकार चली है उसमें सबसे ज्यादा युवक बेरोजगार हुए हैं आपकी सरकार में। नौकरी को तो छोड़ दीजिए, आप लोगों ने तो रोजगार तक छीन लिया लोगों से। आप ही का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं पब्लिक से कि आप बताइए, क्या भाजपा की सरकार में आपका कोई विकास हुआ? विकास देश का हो रहा है, मैं मानता हूं, विकास की बातें आप कर रहे हैं, विकास की बातें के लिए, लेकिन क्या विकास की बातें कर करके लोगों का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा पेट। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें आप लोग। जो नौकरियां रिक्त स्थान पर खाली पड़ी आप उनको भर नहीं रहे हैं। चुनावी मुद्दे पे आप लोग ऐसे ऐसे सिगोपा छोड़ते हैं जिससे बेचारे मोह जाल में बिहार वासी फंस जाते हैं। बड़ी बड़ी पैकेज देने की आप बात करते हैं, क्या उन पैकेज पे धरातल पर वो पैकेज उतरता है? क्या आप बताएंगे कि पिछले 10 साल में आपने बिहार प्रदेश को क्या दिया? मोदी जी ने जो ऐलान किया था 60-70 हजार करोड़, क्या आपने वो बिहार प्रदेश को दिया? आप वो बताएंगे? आप वो आंकड़ा पेश करेंगे? क्या आप ऐलान करते हैं और ऐलान करने के बाद भूल जाते हैं? क्या बिहार प्रदेश को ही सिर्फ कोरोना टीका मिलना चाहिए? आखिर क्यों आप ऐसे चुनावी मुद्दे क्यों लाते हैं? आपको सोचना चाहिए ऐसे चुनावी मुद्दे आने पर और ऐसे चुनावी मुद्दे लिखने पर और लाने पर। मैं कहता हूं यह पूरे देश के साथ मजाक किया आप लोगों ने। और भी बहुत सारे मुद्दे थे, आप उनको रख सकते थे, रोजगार की बात कर सकते थे, आप फैक्ट्रियों की बात कर सकते थे, आप बिहार प्रदेश के विकास की बात कर सकते थे, आप हर साल बिहार में बाढ़ आता आप उसकी बात कर सकते थे। लेकिन आप लोगों ने ऐसी कोई बातें ना करके मैंने अपने मैनिफेस्टो में एक जगह बना दी कोरोना महामारी को लेकर के। आखिर क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी अब बच्चा बच्चा जान चुका है। लोगों को पता है कि अगर हम ऐसे वादे लाएंगे तो शायद इसमें लोक लुभावन की तरह लोग फंस जाएंगे। क्योंकि बाहर मार्केट में यह भी हल्ला है कि कोरोना महामारी जो जिससे पूरा देश बर्बाद हो चुका है, जिससे पूरा बिहार बर्बाद हो चुका है, जिस बिहार को आपने ये टीका देने का मुफ्त वादा किया है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे मार्केट में यह हल्ला है कि अगर कोरोना वैक्सीन आती है तो यह बहुत ही महंगा आएगा, यह टीका बहुत ही महंगा बिकेगा, तो पूरे परिवार के लोग क्या लगा पाएंगे? इसीलिए आप लोगों ने यह सिगुफा छोड़ दिया कि आप बिहार प्रदेश के लिए, अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम कोरोना टीका मुफ्त में बांट देंगे। देश के आर्थिक हालातों पे तो आप बात नहीं करते, रोजगार पे तो आप बात नहीं करते, लेकिन आपकी वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने यह मैनिफेस्टो जारी किया। क्या यह मैनिफेस्टो जारी करते समय आपको शर्म नहीं आई? क्या आप ऐसे वादे क्यों करते हैं लोगों के साथ? क्या बिहार प्रदेश ही नुकसान हुआ, बिहार प्रदेश का ही नुकसान हुआ है कोरोना से? पूरा देश झेल रहा है इस कोरोना महामारी के दंश से, लेकिन आप पूरे देश को ना देख करके आप बिहार प्रदेश में चुनावी बात कर रहे हैं। कल आप यही बात बंगाल में करेंगे। जहां जहां आपकी सरकार नहीं है, आप ऐसे मीठे वादे वहां करते हैं लोगों के साथ, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं आप पूरा नहीं करते हैं ये वादे। राम मंदिर 370, इन मुद्दों से बाहर निकलिए मोदी जी। पाकिस्तान से बाहर निकलिए, गिलगिट बाल्टिस्तान से बाहर निकलिए, हिंदुस्तान की बात कीजिए। हिंदुस्तान में लोग अब आपसे रोजगार मांग रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव में किस तरह से सरकार अपने लोक लुभावन वादों के साथ में आपके साथ आई है। आपके पास तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। बिहार प्रदेश में 2 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और बिहार ने बढ़ चढ़कर मतदान के हिस्से पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मैं आप लोगों से कहूंगा मतदान आप तीसरे चरण पर 7 नवंबर को आप यहां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यहां भी आप लोगों को बताएं, यहां भी आपको बताएं कि किस तरह से मतदान करना है हमें। और मतदान में महिलाएं ही नहीं, बुजुर्ग, नए युवा, वो सब भी मतदान के लिए आगे आए। एक नए बिहार का, मैं कहूं तो एक नए बिहार का आगाज करें आप लोग। बिहार चुनाव इस बार एक इतिहास रचने जा रहा है। इस बार ऐसे ऐसे विधायकों की जमानत जब्त होने जा रही है जिन्होंने कुछ 5 साल काम नहीं किया है, जिनको टिकट मिल गया है लेकिन उन्होंने काम नहीं किया है। आपको याद होगा बीच में एनपीआर और एनआरसी का मुद्दा, भाजपा ने एक ऐसे कार्यकर्ता को भी टिकट दे दिया जिन्होंने एनपीआर और एनआरसी का सबसे बड़ा मुद्दे का पुरजोर विरोध किया था। सबसे बड़ा विरोध किया था उसने, लेकिन भाजपा के पास ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था लगता है मुझे कि उनको टिकट दे दिया गया। मैं इस पर वापस आऊंगा आपको और मैं वो उनका चेहरा भी दिखाऊंगा, उनका फोटो भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो जिस बिहार चुनाव की बात कर रहा हूं, हमारा देश बदल रहा है, देश जागरूक हो रहा है। जागरूक देश को क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, काम करने के लिए रोजगार चाहिए, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, सड़क चाहिए चलने के लिए। लेकिन क्या बिहार में आज हम इस तरह की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। शिक्षा की हालत आपको पता है कि अगर बिहार में शिक्षा सही दिशा में होती तो आज वहां के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते। हमारे बिहार में पलायन है, बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे यहां शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। सरकार बनती है, 5 साल सरकार में लोग बैठते हैं, 5 साल सरकार चलती है, लेकिन क्या सरकार काम करती, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आप लोग सोचें एक बार। विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाला सरकार चाहिए, ना कि विकास को रोकने वाला सरकार चाहिए। काम करने वाले सरकार चाहिए हमें। क्या 5 साल का आंकड़ा कोई दे सकता है? मैं कहता हूं कि आखिर आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार चुनावी मुद्दों पर सड़क पर है। क्या चुनावी मुद्दे आपके एजेंडे के तहत में, आपके मैनिफेस्टो के तहत में रोजगार विकास नहीं हो सकता? क्या हम झूठे वादे ही करें लोगों के साथ? मैंने कल के एडिशन में भी आपसे पूछा था कि आप कब विकास की बात करेंगे। आखिर हमारा सरकार जो हमने 5 साल काम किया है उसका डाटा कब आप हमें देंगे? उसके आंकड़े कब प्रस्तुत करेंगे? बिहार को बताइए कि आपने 5 साल कितने लोगों को रोजगार दिया, 5 साल में कितने स्कूल कॉलेज खोले, 5 साल में कितने सड़कें बनवाई, 5 साल में आपने बाढ़ के लिए क्या किया, 5 साल में उन युवाओं के लिए आपने क्या किया जो युवा आज पहली बार वोट दे रहे हैं।
या आने वाले समय में आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? लोग नौकरी करने बाहर क्यों जाते हैं? यह आपको बताना चाहिए नीतीश कुमार जी। आपकी सरकार को बताना चाहिए कि आपने 10 साल शासन किया बिहार सरकार में, लेकिन फिर भी आप लोग उस डेटा को ना प्रस्तुत करके आप नए नए चुनावी मुद्दे पर मार्केट में उतरते हैं। मैं कहता हूं आप लोग के पास इतनी हिम्मत आती कहां से है कि आप लोग ऐसे ऐसे मुद्दे चुनाव को लेकर उतरते हैं और फिर झूठे वादे करके आप उन्हीं चुनाव को लेकर के बाहर सड़कों पर आप वोट मांगने निकल जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकार के साथ में जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? यह समय की बात है। कभी आप जंगल राज की बात करते हैं, कभी आप जंगल राज की युवराज की बात करते हैं, लेकिन अपने सरकार के बारे में आप नहीं बताते हैं नीतीश कुमार जी कि आपने 5 साल क्या किया। अरे जंगल राज युवराज को छोड़ करके आप अपने डेटा को प्रस्तुत करें। जंगल और युवराज जिस दिन सरकार में आएंगे या अपनी सरकार चलाएंगे वो डेटा उनसे मांगा जाएगा, लेकिन आज सरकार में आप हैं, आपको बताना चाहिए कि आप क्या किया, आपने 5 साल क्या किया। 5 साल जनता के साथ आपने कौन से ऐसे कार्य किए जो आपके नेता आज उस सड़कों पर वोट मांग रहे हैं। आपने सरकार बनाई थी राजद के साथ, महागठबंधन के साथ, लेकिन आज आप उन्हीं के साथ सरकार तोड़ करके आप बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा नीतीश कुमार जी कि आपके आंकड़ों का, आपके जो डेटा है वो डेटा है कहां, आखिर किस मकसद के लिए आप वोट मांग रहे हैं लोगों से। आने वाले 5 साल में आप कौन सा ऐसा विकास करेंगे जिससे आपको जनता प्रभावित हो आपसे। तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को होगा और सबके किस्मत का फैसला 10 तारीख को, मतलब मैं कह सकता हूं 10 तारीख को काउंटिंग है और काउंटिंग के दौरान सबके किस्मत का फैसला उस दिन हो जाएगा। सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी, कौन पक्ष में रहेगा और कौन विपक्ष में रहेगा, आने वाला समय किसका होगा और 5 साल कौन विकास करेगा, विकास की रफ्तार और विकास का पहिया घुमाने वाला उस कुर्सी पर कौन बैठेगा जिस पर बिहार राज करेगा, बिहार का उस युवक राज करेगा। या तो जंगल राज की बात करें या तो हम जेडीयू की बात करें, सरकार में आखिर कौन बैठेगा, उस कुर्सी पर चलाने वाला कौन ऐसा शख्स होगा जो विकास की बात के लिए विकास के काम के लिए करेगा। 10 तारीख को वो फैसला, उनके भाग्य का, किस्मत का फैसला 10 को हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार बदलाव की बयार है? आपको लगता है कि बिहार में इस बार सरकार बदल रही है? क्या आपको लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग आपके क्षेत्र में हुआ है? तो आप हमें जरूर बताएं और नई सरकार के लिए और नई दशा के लिए और नई दिशा के लिए सबके साथ चले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं कहता हूं कि आपके कार्यकर्ता, आपके पार्टी के नेतागण, जिन्होंने आपके जो इस मैनिफेस्टो में जो ये लिखा है कोरोना के लिए, मैं कहता हूं कि आपको इस पर अपना स्टेटमेंट देना चाहिए और लोगों को बताएं कि आपने ये वादे लोगों बिहार के साथ क्यों किया। पूरा देश ये इस बात से नाराज है, पूरा देश इस बात को लेकर के बैठा कि आप ये बात कब उन्हें बताएंगे। आप छोटी छोटी बातों पर ट्वीट कर दिया करते हैं, जनसभाओं में रैली जुटती है। जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि मोदी के, आपने देखा कि मोदी के लाइव में अब इतने लाइक और डिसलाइक क्यों? मोदी के बड़बोलेपन की वजह से अब मोदी से लोग नाराज हो रहे हैं। भाइयों बहनों कहकर चिल्लाना, ये मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी सबको बुलाते हैं और आप देखिएगा जब भी मोदी जी जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में उसी शब्दों में उनसे बात करते हैं। पहला शब्द तो वही होता है उनका। आरा, बिहार, भोजपुर, बक्सर की तरफ जाते हैं तो कैसन बा, क्या हाल है आपका, क्या हाल बा पूछते हैं। तो मैं आज उन्हीं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, यदि आप कार्यकर्ता से ये बात पूछते हैं तो कार्यकर्ता भी आपसे अपने मन की बात पूछना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, 5 साल उनके लिए क्या करना चाहते हैं। आपको बताना चाहिए मोदी जी, आपको उनको वादे पूरे करने चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं,
पहले आप देश के प्रधानमंत्री, बाद में आप किसी पार्टी के नेता हैं। ठीक है, आप अपने पार्टी के लिए प्रचार करें, लेकिन देश को बताएं कि देश किस ओर जा रहा है। देश के विकास के रफ्तार को आप बताएं। विकास का नारा आपका ही है मोदी जी, सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब यही हुआ कि आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और सबका विकास करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 साल में ऐसा आपने कोई ऐसा विकास का कार्य किया जिससे कि आपको जनता याद रखेगी। आप इतिहास बना रहे हैं। 370, एनआरसी, एनपीआर, राम मंदिर, राज्य को बढ़ाना, सड़कें बिछाना, आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार आर्थिक, रोजगार के मामले में पूरी तरह से विफल है। आपको नहीं लगता मोदी जी कि मैं रोजगार की बात करूं, बेरोजगार युवक के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे उन युवकों का भला हो सके? सरकार को बताना चाहिए कि आखिर कब आप ये आंकड़े प्रस्तुत करेंगे, कब आप लोग ऐसे स्टेटमेंट देना बंद करेंगे, काला धन कब देश में वापस आएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आपने बोल लिया, लेकिन काला धन के मुद्दे पर अब आप बोलना नहीं चाहते, क्योंकि काला धन देश में आने वाला नहीं है, ये सब कोई जानता है। सब कोई आपसे जानना चाहता है कि काला धन देश में कब आएगा। आप उन नामों को कब प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने, जो जनता जानना चाहती है आपसे कि आखिर काला धन किनका पड़ा हुआ है देश में। लोग तो ये कहते हैं कि भाजपा के सबसे बड़े बड़े नेताओं का काला धन सबसे देशों में पड़ा हुआ है, स्विस बैंक में पड़ा हुआ है, इसीलिए भाजपा उनको उजागर नहीं कर रही है। क्या ये सच है? आप लोगों को ये बताएं कि आखिर काला धन किनका है, किनका किनका नाम है। पहले आप कांग्रेस का नाम लेकर के वोट मांग करके आप अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन आज क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अलावा आपके भाजपा के लोगों का नाम नहीं है उसमें? काले धन वाले का नाम उजागर करें मोदी जी। लोग आपसे जानना चाहते हैं, लोग आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन अब आपने कान में रुई डाल ली है। अब आप लोगों की बात सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप अपने मन की बात करते हैं, अपनी मन की बात को बोलते हैं, अपनी मन की बात लोगों तक पहुंचाते हैं। दूर दूर तक, गांव गांव तक, सड़क सड़क आप लोगों को तो अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सड़क से संसद तक आप अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन आप किसी की बात को सुन नहीं रहे हैं। लोगों की मन की बात तो छोड़िए मोदी जी, अब लोगों के अब अपने मन की बात को आप सुनिए। मन की बात से ऊपर उठकर अगर हम बात करें तो अगर आपको लग रहा है कि आपने विकास किया है, तो विकास के 10 साल का खाका आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। डेटा आप लोगों को बताएं कि आपने कितने रोजगार दिए, कितने आपके राज्य में कितने लोग बेरोजगार हुए। पूरे हिंदुस्तान का, मैं कहता हूं कि मोदी जी पूरे हिंदुस्तान का डेटा आप निकालिए। कोरोना महामारी के दौरान कितने लोगों ने सुसाइड किया, कितने लोगों ने आत्महत्या किया, कितने लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन आपने एक शब्द उन लोगों के बारे में नहीं कहा। कोरोना जब देश में कोरोना महामारी आया, आपने लॉकडाउन कर दिया। आप एक बार नहीं, 4 बार, 3 बार आप अपने स्क्रीन पर आए, आप लाइव आए, लोगों को आपने अपनी संवेदनाओं से, अपनी भावनाओं से लोगों को अवगत कराया। 2 गज दूरी का आपने नारा दिया, मास्क है जरूरी का नारा दिया, लोगों को नौकरी से ना निकाले आपने उसके बारे में बोला। लेकिन जो लोग आज बेरोजगार हो गए आपने उनके बारे में नहीं बोला, प्रवासी मजदूरों के बारे में आपने नहीं बोला, उनके दर्द के बारे में आपने नहीं बोला। आखिर क्यों? क्या आप अपना पीआर स्टंट कर रहे हैं? यही मजदूर आपको वोट देते हैं, चाहे वो बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में कहीं के भी हो। यही मजदूर आपको वोट देकर के आपको प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन आज उस बेरोजगार प्रवासी मजदूरों की तरह वो घूम रहे हैं। आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज वो युवक बेरोजगार हो गए हैं। कहां है आपकी सरकार? मैं पूछता हूं, कहां है आपकी सरकार? क्या कर रहे हैं आप उन युवकों के लिए, उन कंपनियों के लिए? आपने एमएसएमई की इतनी बड़ी घोषणा कर दी। क्या आपको पता है कि उन एमएसएमई के तहत उन लोगों को लोन मिल रहा है? क्या सरकार कर्ज देने के लिए आई हुई है? इन सब बातों के बारे में आपको बताना चाहिए, आपकी सरकार को बताना चाहिए, आपकी देश के वित्त मंत्री को बताना चाहिए, ना कि देश के वित्त मंत्री को झूठा घोषणा पेश करना चाहिए मैनिफेस्टो में कि कोरोना वैक्सीन पूरे बिहार प्रदेश में मैं फ्री दूंगी।
पूरे हिंदुस्तान को कोरोना वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगा, यह आपने बता दिया, आपकी सरकार ने बता दिया। जिस जिस प्रदेश में अब चुनाव होंगे कोरोना वैक्सीन वहां फ्री मिलेगा। अब बंगाल की बारी है, क्योंकि बिहार को आप लोगों ने ठग चुके हैं। अब बंगाल की बारी है, अब बंगाल के लिए आप बढ़ेंगे। काम को प्रस्तुत करें, काम करके दिखाएं, ना कि झूठे वादे करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा चैनल और हमारे डिबेट्स आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि किसी मुद्दे पर और भी बोलना चाहिए तो आप हमें जरूर बताएं, हम उस मुद्दे को लेकर के आपके सामने जरूर आएंगे। हमारी खबरों के लिए और हमारे खबर के अपडेट के लिए देखना ना भूलें इंडिया न्यूज वायरल। मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत। कल किसी और मुद्दे पर आपके साथ फिर इसी समय आऊंगा। नमस्कार।